नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सत्ता दल है वो लगातार जातिगत सम्मेलन कराने में लगी हुई है। कारण है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। हालांकि ये जो सम्मेलन है ये लगभग सभी राजनीतिक दलों के दिमाग में इस वक्त कौंध रहा होगा कि हमें भी अब इस तरह के सम्मेलन करवाने बहुत जरूरी हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के सम्मेलन हुए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ और अन्य अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि इन सम्मेलनों के जरिए जो जातिगत वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में उसको साधा जाए। फिलहाल जो बीजेपी है, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता दल पार्टी है, उसका पूरा का पूरा फोकस इस वक्त दलित समाज और ओबीसी वोटर पर है और इसी वजह से ओबीसी और दलित समाज का जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बदस्तूर जारी है। बीते कई दिनों से लगभग हर दिन एक नए जाति का सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कई सारे जो बड़े सीनियर लीडर हैं सत्ता के, वो सब उस सम्मेलन में मौजूद रहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ओबीसी समाज और दलित समाज के बारे में, क्योंकि इसी समाज का जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों से चल रहा है, जिस पर पूरा फोकस कहीं ना कहीं बीजेपी का रहा है। 2017 में ये जो वर्ग था, ये वर्ग कहीं ना कहीं एक तरफा होकर बीजेपी के पाले में गिरा था और इसी वजह से बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी। तो बीजेपी अब ये जानती है कि अगर ये वर्ग कहीं हमसे खिसक गया तो हमारा सरकार में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी और दलित वोट बैंक को मिला लिया जाए तो करीब 45% का वोट बैंक इनका होता है और उत्तर प्रदेश में कहा यह जाता है कि अगर 35% का भी ये वोट बैंक किसी भी पार्टी को या फिर 30% का ये वोट बैंक किसी भी पार्टी के या किसी भी दल के खाते में गिरता है चुनाव में तो उसकी सरकार बनना लगभग तय है। पिछड़ा और दलित समाज की जो इसकी जो चेतना है, अगर हम बात करें, इस पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं ये एक चौराहे से होकर गुजरती है, एक नाके से होकर गुजरती है, लेकिन इसकी मंजिल हमेशा एक ही रहती है। अक्सर देखा होगा आपने कि जब हम एक रास्ते से होकर गुजरते हैं तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो पिछड़ा और दलित समाज है वो जब भी एक नाके से होकर गुजरता है वो एक ही मंजिल पर पहुंचता है। और इसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में 90 के दशक के बाद से जो हिंदी जो उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट है, जहां पर ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, इस बेल्ट में ज्यादातर जो बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने अपना शासन जमाया है, जिन्होंने अपनी सत्ता जमाई है, वो दरअसल पिछड़े और दलित वर्ग के ही रहे हैं। इन नामों की अगर हम बात बताएं तो मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह यादव, मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, इसके बाद आप राम प्रकाश गुप्ता का नाम जोड़ सकते हैं इसमें, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती और अब अखिलेश यादव। तो इन नेताओं पर भरोसा किया गया और ये पिछड़े और दलित वर्ग के नेता थे। कहा यह जाता है कि ये जो वर्ग है, ये जो पिछड़ा वर्ग और ये जो दलित वर्ग है, ये एक साथ होकर के एक पाले में वोट देता है और इसी वजह से उस राजनीतिक दल की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाती है, कुर्सी पर उनका नेता बैठ जाता है। लेकिन इनकी भी कुछ अपेक्षाएं रही हैं, इनकी भी कुछ समस्याएं रही हैं जिन पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं किया गया है। और बीजेपी ने कहा था कि हम 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए हैं तो इन समस्याओं पर ही फोकस करेंगे। फिलहाल अभी जो राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले से खिसका हुआ है और इसी वजह से बीजेपी अब लगातार इस तरह के सम्मेलन करवा रही है। 90 के दशक के बाद से ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और 2017 में ये जो वर्ग था इसने एक तरफा होकर के बीजेपी को वोट दिया था। सबसे अच्छी खासियत इस समाज की यही है, इस वोट बैंक की यही है, ये जो ओबीसी और दलित वोट बैंक है ये जब भी वोट देता है तो एक तरफा वोट देता है और एक तरफा वोट देने का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं वो ज्यादातर इन्हीं समाजों के रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और कहीं ना कहीं इसका प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो नाम भी मैंने आपको गिना दिए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज करवाई थी इन्हीं वोट बैंकों के बल पर। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कई और राजनीतिक दलों ने कोशिश जरूर की कि इस वोट बैंक को अपने पाले में खींचा जाए, लेकिन प्रयास तक ही रहा। लेकिन एक अहम बात यह है कि ये जो वर्ग है,
चाहे वो दलित वर्ग की बात कर ले या ओबीसी वर्ग की बात कर ले, इसमें एक जात नहीं आती है। ओबीसी वर्ग में भी कई सारी प्रमुख जातियां आती हैं, जिसमें हम मौर्य की बात कर सकते हैं, कुशवाहा की बात कर सकते हैं, कुर्मी, यादव, राजभर, निषाद, प्रजापति, ये सारी जो जातियां हैं ये ओबीसी वर्ग में आती हैं। और उन्हीं जातियों का जो सम्मेलन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कर रही है। बीते दिनों उन्होंने यादव समाज का भी किया था, मौर्य समाज का भी जो सम्मेलन है वो लगातार चल रहा है। अलग अलग समाजों को जोड़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से चल रही है और लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चल रही है। ये जो समाज है ये चाहता है कि अगर हम सत्ता में आ रहे हैं या हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमारा प्रयास यही रहे, या फिर ये समाज यही चाहता है कि जो नेतृत्व की कुर्सी हो उस पर भी इन्हीं का चेहरा काबिज होना चाहिए। और ये होता भी आया है। लेकिन क्या इस बार वो जो चेहरा उत्तर प्रदेश में है उससे ये वोट बैंक, उससे ये लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, इसी को साधने की जो कवायद है, इसी को साधने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ये समाज जो है ये कहीं ना कहीं अपने नेताओं को फॉलो करता आया है। चाहे हम मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, मायावती की बात कर लें, राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, निषाद समाज के लिए संजय निषाद बड़े नेता बनके निकलकर सामने आए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अगर हम बात करें तो उनके साथ पूरा का पूरा जो मौर्य वोट बैंक रहता है, कहा जाता है कि जो बसपा का मौर्य वोट बैंक था वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ओबीसी उत्तर प्रदेश की बीजेपी में जो शामिल हुआ है वो ओबीसी ज्यादातर केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में रहता है। तो इस तरह के जो बड़े नाम हैं, जो बड़े लीडरों के नाम है उत्तर प्रदेश में, जो ओबीसी वोट बैंक से या ओबीसी का जो वोट बैंक जिनके साथ है, वो यही वो नाम है। और इन्हीं नामों के बल पर ये जो वोट बैंक चाहता है कि जब भी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होए तो हमारा जो चेहरा हो वो हमारे बीच का ही होना चाहिए। ये कुछ समीकरण रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं को बनाया है उत्तर प्रदेश में। और उन नेताओं ने इन समाज से वादा भी किया कि हम जब आएंगे तो आपकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, बेहतर कर देंगे, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आप जिन समाज कि कुरीतियों से जूझ रहे थे उस समाज की कुरीतियों से आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी का ये जो सम्मेलन चल रहा है, तरह तरह का अलग अलग राजनीतिक दलों का जो सम्मेलन चल रहा है, या बीजेपी की तरफ से अलग अलग जातियों को साधने का जो प्रयास चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कितना कारगर सिद्ध होएगा और 22 की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ये जातिगत सम्मेलन कितना असर डालेंगे। आज भी एक सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, उनका बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा, हर तीसरे दिन एक दंगा। कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, कोई अपने को सुरक्षित नहीं कर सकता था। और ये तो समाजवादी पार्टी के साथ चस्पा है। एक 2005 की घटना है। मैं एक बार अलीगढ़ में गया था। अलीगढ़ में रामनवमी के दिन एक दंगा हो गया था, और तब भी मैं देखता था कैसे समाजवादी पार्टी दंगाइयों को प्रश्रय देती है। भाइयों बहनों, इन राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है।
तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के सम्मेलन में जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन संबोधन के दौरान उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के जो बाकी के जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से जो वायदे किए जा रहे हैं उन वायदों को लेकर भी काफी कुछ बोला। उन्होंने ये कहा कि जो लोग दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए वो उत्तर प्रदेश में फ्री की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम इस वक्त स्थितियों को उत्तर प्रदेश में बेहतर करेंगे। फिलहाल हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। कुछ मेहमान साथ जुड़ गए हैं और कुछ मेहमान और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम अभिषेक वाजपेयी का स्वागत करेंगे जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है अभिषेक। आजम खान साहब, आपका स्वागत है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को मिलने वाला है। दूसरी चीज, आप लोगों की तरफ से भी कई सारे सम्मेलन जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है कि जो इन जातियों के जो बड़े नेता दूसरे दलों के रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए ताकि वो वोट बैंक आपके पास भी आ जाए, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं प्रभाव में आप लोग दिख रहे हैं, एक मजबूत टक्कर देते हुए आप लोग दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी को क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, 2017 के चुनाव में ओबीसी वर्ग ने बीजेपी का पूरा साथ दिया था, लेकिन 2017 से 2022 की सरकार में वो ओबीसी वर्ग पूरा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। इसीलिए शायद भाजपा को फिर से ठगने की कोई नई रणनीति लेके आई हुई है ओबीसी को रिझाने के लिए। हमारा प्रयास ये है कि 2017 में भाजपा ने जो ओबीसी वर्ग से वादा किया था वो वादा निभाया नहीं, उसे बताना हम लोगों के सम्मेलनों का उद्देश्य है कि हम उन्हें बता सकें कि देखिए भाजपा ने आपके साथ ये वादा किया था और ये काम भाजपा ने नहीं किया है। जैसे मौर्य समाज और कुशवाहा समाज की बात होती है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। जब 325 सीटों की प्रचंड बहुमत आ जाती है तो मुख्यमंत्री कोई और ऊपर से लाके बैठा दिया जाता है। पूरा समाज और पूरा ओबीसी समाज अपने को ठगा महसूस करता है। इस ठगा महसूस करने के लिए अब वो कोई नई रणनीति ठगने की लेके आए हुए हैं। और हमारा जो सम्मेलन होता है, जो हमारा प्रयास होता है कि हम जाएं उन्हें बताएं कि भाजपा ने क्या क्या आपके साथ गद्दारी की है, आपको क्या वादा किया था और क्या वादा नहीं दिया है। जैसे ओबीसी आरक्षण की बात है, ओबीसी आरक्षण में तमाम वर्ग ऐसे हैं जिनको तमाम पद ऐसे आते हैं जिनमें कि पद खाली रह जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के पद आते हैं, जनरल के पदों का नाम वो हो जाता है, मनोनयन हो जाता है, चयन हो जाता है। ओबीसी के पद जैसे पिछले दिनों में दलित समाज या अनुसूचित जाति के पद खाली रह के बाद में जनरल में कन्वर्ट कर दिए जाते थे। कुछ इसी तरह की रणनीति और षड्यंत्र इस वक्त ओबीसी समाज के साथ हो रहा है कि उनके पद खाली रहते हैं और बाद में उसे जनरल समाज के लिए कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा। ये भाजपा की षड्यंत्रकारी रणनीति है उसके ओबीसी समाज के साथ। तो आप लोग भी तो 5 साल उत्तर प्रदेश में आप लोग काबिज रहे हैं और अभी जो एक रिपोर्ट मैंने आपको सुनाई, आपने सुना भी कि ये जो समाज रहा है वो एक साथ जब किसी पार्टी को वोट देता है तो अपने नेता को चुनने की भी कोशिश करता है कि जो शीर्ष नेतृत्व रहे वो हमारी जाति का रहे, हमारे ही वर्ग का रहे। तो अभी ऐसा तो नहीं हुआ, बीजेपी में ऐसा तो नहीं हुआ जैसा कि अभी आप बोल भी रहे हैं। तो अब जो ये सम्मेलन हो रहे हैं राजधानी लखनऊ में, इसका कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को कि नहीं मिलेगा? भाजपा को इसको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाजपा ने जो वादा 2017 में ओबीसी समाज के साथ किया था पूरे के पूरे तरह भाजपा ने उसको ठगा महसूस हो रहा है। ओबीसी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और हमारी पार्टी हमेशा समाजवाद पे काम करती रही है। समाजवाद में दलित है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, सारे समाज और सामान्य समाज का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और उसी हिसाब से काम करने की कोशिश की जाती है। और कभी भी ओबीसी आरक्षण या दलित आरक्षण को डिस्टर्ब करने की कोशिश हमारी पार्टी ने नहीं की। हमारी पार्टी ने मांग की थी कि जातीय गणना, ओबीसी समाज की जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया। अब बताइए, आप एक तरफ ओबीसी समाज के भले की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ ओबीसी समाज कितना है ये जानने का प्रयास आप नहीं कर रहे हो। आखिर प्रयास तो कर लो कि कितना समाज है और उसे क्या जरूरत है। वो काम भाजपा करने को तैयार नहीं है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ फिर ओबीसी समाज के साथ जुमलेबाजी वाली राजनीति करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, राम हृदय राम हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा राम हृदय राम, आप लोग सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई सारे करवा रहे हैं जातियों के। आप तो कहते थे कि हम जाति, पंथ, मजहब इसकी राजनीति ही नहीं करते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव करीब आ गया और चुनाव करीब आते ही आप लोगों ने जातियों को साधने के लिए सम्मेलन शुरू कर दिए? दूसरी चीज, जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हॉल के अंदर इस तरह के सम्मेलन कर सकते हैं, आप जनता के बीच जाकर नहीं कर सकते। देखिए,
सबसे पहले मैं कार्यक्रम में देरी से पहुंचा आपके चैनल में, दर्शक बंधुओं से मैं क्षमा चाहूँगा। और पार्टी के कार्यक्रम में मैं अभी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास की बात करती है। और ये भारत जो है कि विभिन्न जातियों धर्मों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, गौतम गांधी का देश रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी जात और वर्ग के लिए काम किया है। आज अगर गैस कनेक्शन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, अगर चूल्हा मिल रहा है, आवास मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है, तो ये किसी जात को पूछ करके नहीं मिल रहा है, ये गरीब को मिल रहा है। ये गांव गरीब की सरकार है। तो ये जात वाला सम्मेलन करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये जात वाला सम्मेलन ये नहीं हो रहा है, अनुसूचित जाति का ये सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। अच्छा। और इसमें जो है कि हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताया जा रहा है, जो माननीय मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं हैं, इसको बताया जा रहा है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कि जाके अपने बूथ पे, अपने गांव में किस तरह से पार्टी इस वर्ग के लिए बेहतर काम किया। जी बिल्कुल किया। तो अगर आपने बेहतर काम किया, इस वर्ग के लिए सब कुछ बेहतर किया, तो ओम प्रकाश राजभर जो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने आपकी पार्टी को क्यों छोड़ दिया और यही आरोप लगाया कि आप उनके वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर सकते? बहुत अच्छा नाम लिया। मैं उन्हीं के जिले का मैं गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। जौहराबाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और बनारस में बसपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वो बसपा से ही निकले हुए हैं। बहन जी और ओम प्रकाश राजभर में कोई अंतर नहीं है। वो दलितों की दुकान खोल के दलितों को बेच रही हैं। अच्छा। बहन जी के बाद उनका भाई भतीजा मालिक होगा। यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर भी वही की नकल किए हुए हैं। उनका बेटा चेयरमैन बनेगा और उनका बेटा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव बनेगा और वो भी राजभर समाज को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी 20 साल से पार्टी बनाकर यहाँ कौमी एकता दल, कभी कांग्रेस, कभी किसी के साथ रहे, विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उनको विधायक बनाया, पहली बार वो कैबिनेट मंत्री बनाया। महत्वाकांक्षा ज्यादा पाल लिए हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा पालना अच्छी बात है, तो लेकिन ये है कि आप उनके समाज के लिए कुछ नहीं कर दूसरे रहे। नीम पे चढ़ जाए। नहीं, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी आपकी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप इस समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हमने कई बार चिट्ठी पत्री कर दी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो मजबूरन मुझे छोड़ना साहब, पहली बार विधायक बनते हैं, पहली बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। अब बताइए, उनके लड़के को चेयरमैन बना दिया जाए, दूसरे वाले लड़के को लोकसभा का टिकट दे दिया जाए, बस यही उनकी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बनाई हुई पार्टी है। यहाँ मोदी जी और योगी जी के परिवार का कोई पार्टी में एमपी एमएलए नहीं है। यहाँ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अपने बेटे को मंत्री नहीं बना सकते। अच्छा, आप लोगों ने 5 साल में इस वर्ग के लिए ऐसा क्या किया कि ये वर्ग दोबारा आप लोगों को वोट दे? जी, सबसे पहले तो यह वर्ग, सबसे पहले कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, और जो गांव में गरीबों को चूल्हे मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हैं, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है और जो उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है, इससे जो है कि सीधे गरीब जुड़ रहा है और खुशहाली के तरफ जो विकास का आप देख रहे हैं किस तरह से एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। और हमेशा जो है कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी डेली 2-2, 3-3 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कर रहे हैं और विकास की गंगा बहा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 5 साल माननीय बहन जी को, बीएसपी को मौका दिया था। आपने देखा होगा किस तरह से भ्रष्टाचार उनकी सरकार में बना। समाजवादी पार्टी को आपने देखा होगा, सपा बसपा के खिलाफ ही जनता ने भाजपा को जिता करके यहाँ 325 सीटें दी है और भाजपा में भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता को। दोबारा फिर सरकार हम बनाएंगे। ठीक है। दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर अभिषेक जी के पास जाएंगे। दयाराम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी आपकी पार्टी के नेता जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका नाम लिया, तो बीजेपी किस तरह से, जैसे आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी पार्टी में आकर विधायक बन गए और उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो पार्टी में नहीं रुक पाए क्योंकि उनकी बातें जो थी ये पूरी नहीं की जा सकती थी। दूसरी चीज, हमने ये जब ये पूछा कि आखिर 5 साल आपने इस वर्ग के लिए क्या किया, जिस वर्ग के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दयाराम जी सुनिएगा, तो इन्होंने ये कहा कि हमने गैस दे दिया, हमने चूल्हा दे दिया, हमने महंगाई कम कर दी, हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया, हमने विकास गिराने के लिए इस तरह के सम्मेलन किए हैं। आप सहमत हैं? भाजपा के प्रवक्ता जो अपने आप को जहूराबाद से बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 साल वनवास के बाद जब आदरणीय नेताओं के साथ राजभर की पार्टी सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करती है, तो पूर्वांचल के 27 जिलों के 125 सीटों पे ये आए सरकार में। ये सरकार में आए और सरकार में आने के बाद जो इन्होंने वादा किया, उस वादा को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के गड्ढे में डालने का काम किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री, उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था, उन्होंने कहा था राजभर जी हमारी सरकार बनवा दीजिए, आपकी सारी समस्या दूर होगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 2019 के चुनाव में 6 महीना पहले
आदरणीय जो है अमित शाह जी ने कहा, लेकिन चुनाव आ गया तो अमित शाह जी मुकर गए कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने कहा कि सबको गैस, उज्ज्वला गैस इन्होंने बांटा, इनसे पूछिए उज्ज्वला गैस का जो सब्सिडी है वो पिछले 19 में जब ये गैस सिलेंडर 410 रुपए का था और 18-19 महीने से सब्सिडी बंद है, ऊपर से सिलेंडर जो है 1000 रुपए हो गया। आप बताइए, गरीब आदमी जिसको आपने सब्सिडी में दिया नहीं दिया, और उज्ज्वला योजना का आप सर्वेक्षण करवा लीजिए पूरे भारत में 90% लोगों को गैस कनेक्शन ठंडे बस्ते में या कहीं बंद पड़े हैं, चूल्हे पे लोगों ने धर धर के रख रखा, लोग उबला और कंडा से रोटी बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे भाई ने एक बात और कही, धान की बात करी, किसानों की बात करी। इन्हीं के सरकार में उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो है लखीमपुर का जो किसान है वो 15 दिन से अपने धान को लेकर के बैठा हुआ है, उसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अगर अंतोगत्वा जो है लास्ट लोग जो है उस धान के ऊपर पेट्रोल डीजल डालकर जलाने का काम करता है। ये रही किसानों की बात। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि ये विधायक बन गए और ये पिछड़ों का सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके विश्वास की बात करते हैं। ये किस मुंह से बात करना चाहते हैं? अब आप बताइए, हमको कहते हैं कि पिछड़ी जात। अभी जो सम्मेलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सम्मेलन कर रही है वो इसलिए नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी के साथ जो क्या नाम है आदरणीय अखिलेश जी को के साथ में समाजवादी के साथ गठबंधन कल 27 तारीख को घोषणा होने जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है। अच्छा। अब इनको देखिए, इन जातियों को लोगों को इन्होंने धोखा देने का काम किया भाजपा ने, और ये जिन जातियों का सम्मेलन कर रहे हैं वो जातियां इनके सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। उस कमरे में बैठ करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैठा करके बता दिया जाता है कि इन जातियों में आप रहिए। भारतीय जनता पार्टी जब गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के, बेरोजगारों के बीच में जाएगी ना, तब इन्हें एहसास होगा। पेट्रोल 100 पार, डीजल 100 पार, महंगाई चरम सीमा पे। आप तेल का रेट ले लो, सरसों का तेल 200 पार चला गया है। आलू ले लो 50 से 60 रुपए किलो, 80 रुपए तो प्याज चल रहा है, गोभी 80 से 90 रुपए चल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था जयराम भाई, देखिए मैं वही आ रहा हूँ। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बात की, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश में जातिवाद के जो कह रहे सम्मेलन करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, इससे क्यों भागती है? उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में 1947 से पहले 1931 में जो है पिछड़ी जाति की जनगणना हुआ था। तब से लेकर के देश की आजादी के 75 साल होने के बाद आज तक जनगणना पिछड़ी जाति का नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है, तो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की ये मांग है कि आप जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा लेते? उससे ये तो पता लग जाए कि वो भारत देश, हमारे भारत देश में जो है ओबीसी के कितने समाज की कितनी जातियां हैं, उनकी जनसंख्या कितना है, कम से कम वो क्लियर हो जाए। उससे ये कराने का काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मुंह से पिछड़ी जाति के दलित लोगों का वोट मांगने का काम करते हैं। इनके विधायक जो क्या नाम सुरेंद्र सिंह है, वो जो पिछड़ी जात के समाज को भैंसा बोलने का काम करते हैं। इनकी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को इन्होंने गिरफ्तार दिखा के देखिए, पिछड़े जात और ठीक है जयराम जी, मैं आता हूँ नेक्स्ट राउंड में आता हूँ आपके पास। अभिषेक जी के पास चलेंगे। अभिषेक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक भाई, आप लोगों के पास क्या है ऐसा इस समाज के लिए, क्योंकि आप लोगों ने घोषणाएं तो बहुत सारी कर दी कि महिलाओं को 40% प्रत्याशी बनाएंगे और भी कई सारी घोषणाएं आप लोगों ने करी, लेकिन ये जो ओबीसी और दलित समाज है, इसके लिए आप लोगों के पास क्या तुरुप का इक्का है जो बीजेपी के इन सम्मेलनों पर भारी पड़ेगा? और क्या बीजेपी के ये जो सम्मेलन हो रहे हैं राजधानी लखनऊ में, कई सारे हॉल्स में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हो गया या विश्वेश्वरैया हॉल हो गया, क्या इन सम्मेलनों का बीजेपी पर 22 में कोई असर पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा कि इस समाज को बांटा क्यों गया है। क्योंकि समाज को बांट करके आप लोगों का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं कर सकते। समाज के लोगों की जरूरतें क्या हैं, हमको इसको समझना पड़ेगा। आप सम्मेलन करा लीजिए, आप उनका स्वागत समारोह करा दीजिए, आप उनको कुछ और सौगातें दे दीजिए, उससे समाज का भला नहीं होगा।
उस समाज का भला तब हो सकता है जब आप उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है उनको दे सकें। आज मूलभूत सुविधाएं क्या है? व्यक्ति को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आखिर किसके पास इतना समय पड़ा हुआ है कि वो बैठ करके अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने को छोड़ करके इन सब में पड़ा रहे? या प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि अनर्गल बयानबाजी में लगाए। उसकी जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने परिवार की सुख सुविधाओं को पूर्ति कर ले, वो बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे मित्र ने कहा कि योगी जी 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे हैं और विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो बहुत बधाई है उनको कि अगर उनको लग रहा है कि सभाएं करके विकास की गंगा बहा सकते हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन समाज और समाज के लिए विकास का काम करने से समाज का भला होगा। इससे नहीं होगा कि सभाएं कर रहे हैं तो हम विकास कर लेंगे। विकास तब होगा जब हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे। विकास तब होगा जब महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम कर सकेंगे। और विकास तब होगा जब महंगाई को हम कंट्रोल कर सकेंगे। और विकास तब होगा जब अपनी छोटी सोच को छोड़ करके बड़ी सोच अपनाएंगे कि सभी वर्ग को एक साथ लेकर के आएंगे। जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है उस बात को अगर अमली जामा आप पहनाएंगे तो प्रदेश और देश दोनों तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। इस बात को हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा। क्या यह बात बीजेपी नहीं समझती है? अभिषेक भाई, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि नहीं समझ रही है? और 5 साल में क्या इन्होंने बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है। अच्छा, उसका सिर्फ हथकंडा ही यही है कि कैसे बिकर के वोटों की राजनीति करें। अगर वो वोटों की राजनीति छोड़ दे, वो सिर्फ समाज का भला करने के बारे में अगर सोचेगी तो लोग खुद ब खुद जागरूक हो जाएंगे। आप देखिए कि कैसे 2 दिन पहले की घटना पे, लखीमपुर की घटना, कैसे एक व्यक्ति ने क्रय केंद्र पर अपनी फसल को आग लगा दी। आखिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही थी? वो अपने फसल क्यों नहीं बेच पा रहा था? एमएसपी की आप बात करते, लेकिन एमएसपी के लिए आप करते कुछ नहीं है। 4.5 साल जब बीत जाते हैं तब आपको लोगों की याद आती है कि अरे 6 महीने बीतने वाले, जनता को कुछ करो। अब कितनी तेजी से सिर्फ ये फीते काट रहे हैं। क्या जनता को बताएंगे कि ये 6 महीनों में क्या सौगात देंगे, क्या पूरा कर पाएंगे अपने कार्यक्रमों को, जिसके फीते काट रहे हैं? इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। रामेंद्र जी, जवाब सुना आपने अपने सुभाषपा के साथी का भी और कांग्रेस का भी। आपके पास कोई जवाब इनकी बातों का? देखिए, सुभाषपा के साथी जो पिछड़ा वर्ग के लिए बता रहे हैं, मैं उनसे बता दूं जानकारी के लिए और आपके चैनल के माध्यम से भी, माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय स्तर पे संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने का काम किया। और कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाजपा जो है कि वोटों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस क्या करती आई है? देश के 70 सालों में 40-50 साल कांग्रेस का कुनबा राज किया और न लोगों को रोटी दे पाया, न रोजगार दे पाया, न शौचालय दे पाया, न आवास दे पाया, न गैस कनेक्शन दे पाया। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा लोग खा जाते हैं। आज 1 रुपया गरीब के खाते में जाने का काम कर रहा है, गांव में जाने का काम कर रहा है। अच्छा। और कांग्रेस में इस समय जो है कि 3 मूर्ति हैं। ये किसान ने 3 मूर्ति, कांग्रेस खुदे संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती है। किसान यात्रा क्या है? किसान यात्रा निकालने वाले, दलितों की दुनिया को इकट्ठा करने वाले हार्दिक पटेल से लेके जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार कहाँ हैं? ये सब किसान जो कर रहे हैं ना मोदी जी के खिलाफ, जो कई महीनों से धरना लगाए। ये देखिएगा कल होने वाले चुनाव में कांग्रेस से कैंडिडेट बनेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये पूरा प्लान है कांग्रेस का मोदी जी के खिलाफ। जवाब ले ले, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक एक करके दयाराम जी और अभिषेक जी एक एक करके। दयाराम भाई क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज उन्हें महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? आज उन्हें महंगाई नहीं दिख रहा है को? कहाँ है आपके नेता जो रोड में आके क्यों चिल्लाते थे छाती पीट करके महंगाई, बहुत बुरी महंगाई की बात की इनकी सरकार। आपने जो पेट्रोल 100 पार कर दिया, 450 का सिलेंडर 1000 पार कर दिया, 90 रुपए का सरसों का तेल 200 पार कर दिया। इसमें आपको शर्म नहीं आ रही है भाई? आपने लोगों का निवाला किया, महंगाई चरम सीमा पे है। अरे कम से कम खुद तो शर्म करिए। जनता में जाओगे किसका काम करोगे? आप उतना योजना की बात करते हैं, 1000 का सिलेंडर गरीब क्या बनाएगा? महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। कोरोना काल में
में जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनकी नौकरी 15 से 20,000 हुआ करती थी, आज कोरोना काल के बाद उसकी नौकरी 7-8 हजार में है। बताइए, और महंगाई चरम सीमा पे है। 7,000 8,000 महीने कमाने वाला क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या बच्चों का फीस भरेगा, क्या इलाज में करेगा, इसकी तरफदारी कौन करेगा? और नौकरियां आपने क्या दिया? कितने मेडिकल कॉलेज आपने उत्तर प्रदेश में बनाए? तभी भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा करती है। कोरोना काल में जो है लाखों का मार लग जाता है, देश के प्रधानमंत्री बनारस जाते हैं, जो नदियों का मार होता है प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते। किसानों को केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा जो है अपनी गाड़ी से रोक देता है, देश के प्रधानमंत्री जा करके वहां पे जलसा करने का, सम्मेलन करने का काम लखनऊ में करते हैं, लखीमपुर खीरी में जाने का काम नहीं करते। ये कैसी सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है? अरे कम से कम इतना तो देखिए, आपको सत्ता मिल गया तो सत्ता में इतना नहीं बौखलाया जाता है। कम से कम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को आपने जो ठगा है, उस ठगे हुए को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके भाई मैं आ रहा हूँ, इनका ऑडियो नीचे करिए, इनका ऑडियो डाउन किया जाए। अभिषेक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरे मित्र को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मुझे लगता है कि शायद उनके पास बड़ा अभाव है। तो पहली चीज इनको समझना चाहिए कि इन्होंने अपनी सारी योजनाएं जितनी बता डाली वो कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। और उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, जनता को कैसे भ्रमित करें इस बात को आप समझिए। इन्होंने जो गैस सिलेंडर दिए हैं उसमें सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती थी वो तकरीबन 1140 से लेकर के 1230 के आसपास बैठती थी जा करके। तो इन्होंने कौन सा कनेक्शन इन्होंने फ्री दे दिया है, इस बात को समझना चाहिए। ये इस बात को क्लियर करें। नंबर दूसरी बात, जो नेशनल डिजास्टर फंड था कोरोना महामारी के काल में, उसके अनुसार 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे कोविड काल से जो लोग गौलोकवासी हो गए हैं। ये क्या दे रहे हैं? इन्होंने हलफनामे में सीधा सीधा कहा है कि हम 50,000 दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते, आपको जो करना हो कीजिए। ये इन्हीं के लोगों ने कहा है, ये किसी दूसरे के लोगों ने नहीं कहा है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? नेशनल डिजास्टर फंड 4 लाख रुपए का, तो आपको 4 लाख रुपए देने चाहिए, आप 50,000 रुपए किस मुंह से दे रहे हैं? और आप बात कर रहे हैं गरीबों के हमदर्दी की। अरे साहब, आपको शर्म आ रही चाहिए इस तरीके से बातें करते हुए। आप उस व्यक्ति की शायद पुकार भूल गए जब एक महिला के ऊपर जब एक महिला के चीज आप करने चल पड़े थे। ठीक है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से वक्तव्य देते हुए। मैं जवाब लेता हूँ। आजम खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद हम राम हृदय जी के पास चलेंगे और जवाब देंगे। कहना है कि भाजपा का दोहरा चरित्र अब सब पूरी जनता के सामने आप है। कुछ नेतृत्व की बात भी कर रहे थे जब मैंने आपसे पूछा था कि कोई और नेतृत्व चाह रहा था ये समाज बीजेपी में, लेकिन हुआ कुछ और। उस समय राम हृदय नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि 2017 के चुनाव में इन्होंने बहुत ज्यादा ओबीसी वर्ग के साथ वादा किया था। उसी वादे को भाजपा ने 2017 के चुनाव में ओबीसी वर्ग को बहुत ज्यादा सब्ज बाग दिखाया था। उसी सब्ज बाग को लेके वो भाजपा के साथ आई थी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा। जब केशव प्रसाद मौर्य जी 325 सीटें लेके आते हैं तो उनसे कहते हैं आप आराम करो और अब मुख्यमंत्री ये कोई और लाके बना देते हैं। तो वहां से वो समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा। उसी तरह से राजभर समाज था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ क्या हुआ ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। ये तो कह रहे हैं कि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उनको नहीं अपेक्षाएं के अच्छा जब हम आपके साथ सहयोग के 14 वर्ष के वनवास को हम कटवा देते हैं आपका, तो अपेक्षाएं समाज के लिए आदमी अपने समाज के लिए मांग तो करेगा ही ना। अगर उसके समाज की मांग पूरी नहीं होगी तो वो क्या कर सकता है? फिर उसको उसकी मजबूरी होती है कि अपने समाज को संभालने के लिए वो सत्ता पक्ष के साथ संघर्ष करे। कौन सत्ता पक्ष के साथ संघर्ष करना चाहता है? कोई भी इंसान सत्ता पक्ष के साथ बहुत मजबूर होता है तभी जाके संघर्ष करता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर को मजबूर किया गया, उनके समाज को जो मांग थी, जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए वो सत्ता पक्ष से हटके विपक्ष में मजबूरन उन्हें सड़क पे आना पड़ा और अपने समाज की मांग को मांगना पड़ा। ठीक है। और अगर ये ओबीसी के साथ ये इन्होंने कहा कि हमने आयोग बना दिया, मेरा कहना है कि आपने आयोग बना दिया तो आप जातीय गणना भी करा देते, ये पता तो चल जाता कि ओबीसी समाज कितना है, दलित समाज कितना है, और फिर आप उसके हिसाब से चीजों को वो करते देने का कहते कि हाँ हमने इनको इतना दे दिया। ठीक है, हो गया, उज्ज्वला की इन्होंने बात किया। उज्ज्वला जो है
आज जाके किचन में कहीं किनारे पड़ा हुआ है। महिलाओं को पता भी नहीं कि हमारे पास सिलेंडर है, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, खरीदना ग्रामीण समाज के लोगों के लिए संभव नहीं है। ठीक है राम हृदय जी, मेरा सवाल पहला ये है, क्योंकि सारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने आपसे एक बात पूछी कि ये जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जनगणना के लिए अभी तक हाँ नहीं भरी। दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं कि हम जो सम्मेलन करवा रहे हैं उसमें अपनी योजनाओं को गिनवा रहे हैं, तो उज्ज्वला योजना खाली इस वर्ग के लिए तो नहीं थी, लगभग सभी वर्गों की महिलाओं को आप लोगों ने दिया है, तो लगभग उन महिलाओं के साथ आपका संवाद होना बहुत जरूरी था, जिन जिन महिलाओं को ये योजनाओं का लाभ पहुंचा है, बाकायदे इसके कि आप इन समाज के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत और चर्चा करें। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें तो महंगाई, बेरोजगारी, ये क्राइम ग्राफ, जिस पर कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों से लगातार पूछा जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बार इस विषय पर भी चर्चा करना चाहिए, हमें युवाओं के साथ बैठना चाहिए, उनकी समस्या जाननी चाहिए, हमें यह पूछना चाहिए कि भैया तुम्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला? क्योंकि आप तो गिना रहे हो 4.5 लाख हमने रोजगार दे दिया, ये बात आप कह रहे हो, लेकिन विपक्ष उस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि जब भी इस रोजगार का आंकड़ा मांगा जाता है तो आप लोग को एक आंकड़ा पेश तो जरूर कर रहे हो, लेकिन वो आंकड़ा जो है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा, हजम नहीं हो रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले इन समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए थी? देखिए नितिन जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये पहले श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि बुला करके युवाओं को और हाथ में नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी में लिस्ट माननीय शिवपाल जी बनाते थे या माननीय अखिलेश जी, राम गोपाल जी के यहाँ से पैसे बन करके आती थी। अच्छा, और कोई प्रूफ है इसका आपके पास? हाँ, हमारे गाजीपुर जिले में भर्ती हुई थी और वहां के एसपी को इसलिए हटा दिया गया कि वहां से पैसे इटावा से लिस्ट बन करके आ जाती थी। मायावती जी की सरकार में सारी बैकलॉग की भर्तियां जो है कि 5 से लेकर 10 लाख में बेच दिया जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार में ईमानदार मुख्यमंत्री है। आप देख लीजिए, डेली नियुक्ति पत्र लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थियों को बांट रहे हैं। 1 रुपया किसी प्रत्याशी से, कैंडिडेट से नहीं लिया जा रहा है और उनको बिना पैसे की नौकरी दी जा रही है और उनको जो है कि ईमानदारी से भर्ती किया जा रहा है। पारदर्शिता भर्ती में निभाई जा रही है। जो भर्तियों में घोटाला भ्रष्टाचार जो लिस्ट बनती थी वो खत्म हो रहा है। और रहा सवाल महंगाई का, तो महंगाई नहीं, ये भर्तियों पे पहले एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद हम फिर महंगाई पे आते हैं। लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप शेख भाई क्या कहते हैं? पारदर्शिता हो रही कि मंत्री जी अपने भाई को झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी दे रहे हैं, ये पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि 69,000 शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से आप लोगों की लाठी खाते खाते काफी तो ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। यूपी पुलिस के कुछ अभ्यर्थी, मैं बोल लूं, यूपी पुलिस के कुछ अभ्यर्थी हैं जो आपकी लाठियों से परेशान है। जब भी वो नौकरी मांगने आते हैं विधानसभा के सामने या बीजेपी कार्यालय के सामने, तो आप लोग लठियाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कई और लोग हैं, कई और अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और उनको ये उम्मीद थी कि बीती सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, इस सरकार में नहीं होएगा, रोजगार आएगा, रोजगार मिलेगा। आपने रोजगार नहीं दिया है, इस बात को मानिए। आप नहीं मानने को तैयार हैं, ऐसा क्यों है? और जिन आंकड़ों के बारे में आप लोग बताते हैं कि हमने ये आंकड़ा इतना कर दिया, हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, इस आंकड़े से थोड़ा बाहर आप लोगों का निकलना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? देखिए, ये पहली सरकार गांव गरीबी और बेरोजगार दे रही है। श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा कोई जिला नहीं जहां 10-20 बार। एक चीज सुन लीजिए, फिर उसमें मेंशन कर लीजिएगा। अभिषेक वाजपेयी ये कह रहे थे कि आपके कोई एक मंत्री हैं, उन्होंने भी एक कुछ सर्टिफिकेट का खेल करके अपने भाई को नौकरी दिलवा दी थी। ऐसा है कि 4.5 लाख भर्ती हुई है, उसमें मंत्री जी का एक भाई का मामला हो सकता है, लेकिन सारे तो मंत्री जी के भाई है नहीं। एक मामले को तुल करके और राजनीतिक रंग देना, उसमें भी महाराज जी ने जांच बैठाया है और उसकी भी जांच हो रही है, उसकी भी छानबीन कर रही है। देखिए, मोदी योगी जी का कोई परिवार यहाँ सरकारी न नौकरी में है, न सरकारी कोई सुविधा ले रहा है, न राजनीतिक लाभ रहा। मोदी योगी जी देश और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं और जो भी योजना बना रहे हैं वो जाकर के गांव गरीब से धरातल पे बात कर रहे हैं। डेली महाराज जी शनिवार हो रविवार हो गोरखपुर जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, 5 कालीदास पार्क में मिलते हैं और सीधे जनता से मिलने का काम करते हैं। जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संवाद करके अपने बीच का रास्ता अपनाए और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करें। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री काफिला जा रहा है, आप काला झंडा दिखा दो, गाड़ी के आगे कुछ
घुस जाओ और आप सड़क जाम कर लो, ये तरीका ठीक नहीं है। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप आइए, बात करिए और संवाद से ही आपका समस्या का समाधान होगा और रास्ता निकलेगा। पिछली जो सरकारों की गड़बड़ियां रही हैं, जो 10 साल 20 साल का कुशासन भ्रष्टाचार रहा है, कांग्रेस का, बसपा का, सपा का, उसको ठीक करने में 10 साल का समय लगेगा। 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है और भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडाराज कम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बाकी की बात सुन लेते हैं। बाकी दयाराम जी कुछ बोलिए, उसके बाद हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। दयाराम जी, इन्होंने गुंडाराज समाप्त करने की बात किया। अभी जो है गोरखपुर में, गोरखपुर के ही मठाधीश है बाबा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, गुप्ता जी को बाबा जी की पुलिस मार देती है, क्या निष्कर्ष निकला? डीएसपी आज तक पकड़ा नहीं जाता है, त्रिपाठी का इनकाउंटर करने वाला डीएसपी पकड़ा नहीं जाता है। ये इनकी है गुंडा राज को खत्म करने का। इनके यहाँ तो गुंडों का संरक्षण है। विपक्ष के जितने भूमाफिया, गुंडा, मवाली थे, सारे भारतीय जनता पार्टी में पेश हो गए, इकट्ठा हो गए। ये कौन से गुंडा की बात करते हैं? इनके यहाँ तो एक लाइन से अगर देखिए तो सारे के सारे भरे हुए हैं। जो इनकी बात करता है वो इनका है। और रही बात जातियों की, जातियों का उत्तर प्रदेश पूरा गणित आज तक नहीं है, जब से चुनाव हो रहा है तब से हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिस क्या नाम है भगवानों को और देवताओं को जातियां बताने का काम करते हैं, हनुमान जी तो दलित है, तो जब इनको वोट लेना होता है तो ये इनको दलित, पिछड़ा, दंगा किया जाता है। लेकिन जब इन्हीं जातियों को हक अधिकार देना होता है तो ये उनको गुमराह करके उनको इधर से भटकाने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में जितने गरीब वंचित समाज के लोग हैं, इस सरकार से त्रस्त होकर के उन्होंने मन बनाया है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, भारतीय समाज पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को हर रास्ते बंद कर दिया है। अब इनको रास्ता नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 2022 में भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में जो है समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये 27 तारीख को 24 करोड़ जनता ने मेरे बनना 27 तारीख को एक रैली आप लोग करने वाले हैं, क्या वहां पर भी इन मुद्दों को बताया जाएगा जनता को? बिल्कुल, क्यों नहीं बताया जाएगा? आप बताए। लेकिन देखिए, हम तो बार बार कहना चाह रहे हैं, एक बार बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति विधायक होगा जो कैबिनेट मंत्री होगा, मंत्रालय छोड़ के आएगा? अगर बताइए, जिस समाज के हर गरीब समाज की लड़ाई आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश जी लड़ रहे थे, अगर उनको हक अधिकार चौकी थाने पे नहीं मिल रहा है, उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से बात किया, मुख्यमंत्री नहीं सुने, तो जो संगठन मंत्री सुनील मंसल से बात किया वो नहीं सुने, तो देश के गृह मंत्री से बात किया, प्रधानमंत्री से बात किया। जब पेपर नजर आया तो जिस जाति के लोगों ने हमारे कहने से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वोट दिया था, उन लोगों ने नेताजी से बात किया कि नेताजी हमने सरकार में पहुंचाया, हमारी सुनवाई कब होगी? तो नेताजी को ये लगा कि जब हम सरकार में रह करके इन गरीब वंचित समाजों को हक अधिकार नहीं दिलवा पाते तो इस सरकार से हमें अलग होना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्तेदार भाषण देते हैं, इस समाज की बात करते हैं। ठीक है, हो गया, प्लीज ठीक है। अभिषेक भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? देख, की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। एक मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश के लिए आइडल का काम करता है, वह मुख्यमंत्री अपने ऊपर दर्ज जो मुकदमे थे उनको हटवाने का काम करने लगते हैं। तो ये किस प्रकार की पारदर्शिता है? एक मुख्यमंत्री जो निष्पक्ष तरीके से काम करने की बात करता है, उसके यहाँ पे 114 आपराधिक गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज विधायक हैं, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई की कृपया करके आप प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी की बता दें। और जो इंसाफ पसंद की बात ये करते हैं, आज तक वो मंत्री जिन्होंने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था, उस मंत्री के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई और उस मंत्री ने क्यों बर्खास्तगी क्यों नहीं की गई जब उसके भाई से जुड़ा मामला था? तो आप ये कह रहे हैं जांच चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई हुई है। जब किसी दूसरे विपक्ष की बात होती तो तुरंत का तुरंत जांच हो जाती है। और आज जब इनका मंत्री है, इनका अपनी सरकार है, तो अभी तक जांच ही चल रही जब सरकार जाने वाली है। ठीक है रामदास जी। अब सरकार जाने वाली है कि आने वाली है, उत्तर प्रदेश में 22 में जनता तय करेगी ना। कांग्रेस देखे कि 4 आदमी मिलेंगे कि नहीं कंधा देने वाले।
पंडित हरिशंकर तिवारी को माफिया को विधायक कांग्रेस ने बनाया, मंत्री बनाया, और कांग्रेस बात करती है, कांग्रेस बात करती है। हरिशंकर तिवारी को विधायक मंत्री किसने बनाया? 9 बार कांग्रेस ने बनाया है। और कांग्रेस शासन की बात करती है। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। कांग्रेस संविधान की बात करती है। जितने लोगों के ऊपर से आपने रामनामी हटवाई थी, वो सभी लोग आपको अर्थी देने का काम करेंगे, चिंता ना करें आप। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर राजनीतिक मुकदमे है। एक माफिया के खिलाफ लड़ करके गोरखपुर में जनता ने 5 बार सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, राजनीतिक मुकदमे है। और एक भार्गव जी, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब भी विधानसभा चलती थी, इनके यहाँ आकर के माननीय मुख्तार अंसारी विधायक थे और इनके यहाँ दरबार लगा के इनके ऑफिस में बैठा करते थे। जो कौमी एकता दल अफजाल मुख्तार के साथ गठबंधन करने वाले माफियाओं से जो साथ रहे, आज गुंडागर्दी की बात करते हैं, जो खुद एक गुंडा माफिया का साथ दिया करते थे। आज उत्तर प्रदेश में अतीक हो, जिसने उसका भाई राजू पाल की पत्नी को विधवा बना दिया, 7 दिन शादी हुई थी, कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े गोली मारी गई, जो भाजपा के विधायक थे। उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन की सांस ले रही है और गुंडे माफियाओं से दूर होकर के और योगी जी के नेतृत्व में फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म करने का काम योगी मोदी ने किया है। आज कांग्रेस बसपा सभा के लोग बौखलाए हुए हैं। और सुन ले, अगर ये लोग गठबंधन करेंगे तो भी भाजपा का कुछ नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेता प्रकाश राजभर के बारे में, उनकी छवि के बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को? अमित शाह जी गुजरात के तरी पार रहे हैं। तरी पार किसे कहते हैं, जानकारी है आपको? तरी पार किसे कहते हैं आप बताइए? अरे गृह मंत्री है भाई वो देश के। जैसा जिसका नजरिया होता है वैसा चश्मा लगता है। जो खुदे माफियाओं के संरक्षण में पार्टी बनाया हो, मुख्तार अफजाल का पैसा लेकर के सुभाषपा बनी हो, गाजीपुर का मैं रह ज्यादा आप जानेंगे क्या? लखनऊ में मुख्तार अंसारी ने उनको फ्लैट दिया रहने के लिए, जब विधायक नहीं थे उससे पहले। और गृह मंत्री है देश के, राजनीति के चाणक्य है माननीय अमित शाह जी। उनकी देन है कि आप जैसे लोगों से बात करके 8 सीट दे दिया, 4 जीत गए, विधायक मंत्री बना दिया। सपा से समझौता नहीं होगा, माननीय ओम प्रकाश जी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। कहां गठबंधन कर रहे हैं? सुबह स्वतंत्र देव जी से भाजपा के प्रदेश से मिलेंगे, और शाम को मायावती से, दोपहर को ओवैसी से, और रात को अखिलेश से मिलेंगे। जो भाजपा को विधायक मंत्री बनाए, भाजपा को गरिया रहे हैं, कल सपा को भी गरियाएंगे, बसपा को भी गरियाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये आपको 2022 में दिखाई देगा। 22 में विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जनता पार्टी को जहां से आई है वही जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली है। भाजपा 2024 तक से लेके आगे भी प्रधानमंत्री भाजपा का बनेगा, मुख्यमंत्री। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है। यहाँ बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यहाँ ये नहीं है कि मायावती का भाई या भतीजा बनेगा, माननीय मुलायम सिंह जी का बेटा बनेगा, और यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर बनेगा। लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है। सोनिया जी के बाद राहुल बनेगा, प्रियंका बनेगी। यहाँ तय नहीं है कि जेपी नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उस पर पर्दा डालने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने में जाने वाली है। इसको आप देखिएगा। आप उत्तर प्रदेश में माननीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर को देखिएगा। आप वहां जा रहे, सारे रास्ते बंद है आपको उत्तर प्रदेश में। जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। आप शेख भाई बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ऐसी है कि इनके यहाँ पे गुंडे और आपराधिक छवि के लोग ही सिर्फ अध्यक्ष बन सकते हैं और प्रदेश चला सकते हैं। साफ सुथरी छवि वालों को तो किनारे कर दिया जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे कौन जी? जैसे कौन? अब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र समझ सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कौन तड़ीपार हुआ, कौन स्कैम में आया, और इनके यहाँ के तो लोग ऐसे हैं जो आईटी सेल के अध्यक्ष होकर के पाकिस्तान को खबरें पहुंचाया करते थे। आतंकवादी, ये लोग तो आतंकवादियों के सरपरस्त हैं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं। ये बुआ जी के लोगों के साथ सरकार बना करके कश्मीर में, और जो आतंकवादी होते हैं उनको सर्टिफिकेट बांटते हैं कि आप तो निर्दोष हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये आप समझ सकते हैं इनका दोहरा चरित्र। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, तो इनके पास कोई मापदंड नहीं है। ठीक है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो ये लोग तो वही है।
ठीक है रामेंद्र जी, इन आरोपों का कोई जवाब? जी ऐसा है कि देश के टुकड़े करने वाले गैंग चलाने वाले कन्हैया कुमार को ये कांग्रेस में शामिल किए हैं, जिग्नेश मेवानी को शामिल किए हैं, हार्दिक पटेल को शामिल किए हैं। जो भी देशद्रोही है और देश विरोधी है वो कांग्रेस में है। खुद ये देशद्रोही है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। जो बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न और 14 अप्रैल की सार्वजनिक छुट्टी नहीं करने दिया, वो कांग्रेस बात कर रही है। आज मोदी जी की लोकप्रियता से, योगी जी की लोकप्रियता से कांग्रेस खत्म हो गई है। और अपना सोचे कि कैसे हम 7 से 14 जीतेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी जो है कि गुंडों माफियाओं के और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, और ये कांग्रेस के खिलाफ है। भाजपा बनी थी, ठीक है, हो गया और भाजपा देश में राज करेगी, इसलिए कि संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास। ठीक है, हो गया। मैं 30 सेकंड सभी को दूंगा, उसके बाद इस डिबेट को वाइंड अप करते हैं। आजम खान साहब 30 सेकंड, इन समाज के जो ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, उन जातियों के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, सपा क्या फॉर्मूला लेकर के आने वाली है? समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, वो अहंकारी राजनीति नहीं करती है, और वो समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। और आने वाले समय में ओबीसी समाज को उसको आरक्षण और समाज में सरकारी योजनाओं में पूरी सहभागिता मिलेगी। और माननीय अखिलेश यादव ये बार बार कहते रहे हैं कि हम ओबीसी समाज और सभी समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये हम लोग पूरे जमीन पे जो हम लोग चलते हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा अपने सात वाली सीटों पे वापस आ जाएगी। ठीक है, अभिषेक जी आपके पास क्या है इस समीकरण को ठीक करने के लिए, जो समीकरण ठीक करने के लिए बीजेपी लगातार लगी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात होगी, सिर्फ उसी के मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। हम महंगाई के मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम किसान के मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम जनता के हक के लिए बात करेंगे और महंगाई के मुद्दे पर भी बात करेंगे। जनता ने हमें इसलिए बैठाया है कि हम जनता की आवाज को उठा सकें, लेकिन जो व्यक्ति जनता के आवाज को नहीं उठा सकता है वो जनता के साथ गद्दारी करे। ठीक है, दयाराम जी, जिन मुद्दों को लेकर आप भाजपा से अलग हुए थे, क्या इन सम्मेलनों के जरिए आपके समाज के लोग उन मुद्दों को भूल करके फिर से इनके साथ आ सकते हैं? देखिए, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर है। कल आप देखेंगे मऊ के जो ग्राउंड में, हल्दरपुर ग्राउंड में आप देखिएगा, कल वहाँ पे भाईचारी संकल्प मोर्चा के साथ में वहाँ पे मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। और आप इस चीज को देखेंगे ये प्रदेश कैसे बदल रहा है। जिन गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़ों के साथ में 4.5 साल में जितनी जातियां ही जो गरीब है, सब गरीब सभी जातियों में, इन जातियों के साथ में इस सरकार में जितनी दयनीय स्थिति उन्होंने पैदा किया है, हम वो बताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोजगार को बेरोजगार बना देना, उत्तर प्रदेश में नौकरियों को खत्म करके जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपए थी, इन्होंने उसको 8,000 में लाके कर दिया। महंगाई चरम सीमा पे है। हम सरसों के तेल के मुद्दे पे जाएंगे, हम गैस सिलेंडर के ऊपर जाएंगे जो 1,000 रुपए सिलेंडर हो गया, हम पेट्रोल डीजल के ऊपर जाएंगे। गाँव गरीब किसान जो है डीजल के ऊपर अपनी कृषि करता है, लेकिन किसानों के उपज को लेकर के ये चर्चा नहीं करते। डीजल की महंगाई, पेट्रोल के ऊपर ये महंगाई पे चर्चा नहीं करते। ठीक है रामेंद्र जी, दलित और पिछड़ा वर्ग जिसके लिए बीते 5 साल में आप लोगों ने क्या किया आपने बताया। आने वाले समय में अगर आप फिर से सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे, और विपक्षी दलों ने अब तक उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया? 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में अगर विपक्षी दल सरकार में रहते हुए गांव गरीब किसान का खुशहाली और रोजगार देने का काम करती तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में ना आती। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब की पार्टी है, किसानों नौजवानों की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी चाहिए। और आम जनता अमन चैन चाहती। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता अपने को राहत महसूस कर रही है। आज कोई सड़क पे जो है कि नमाज नहीं पढ़ सकता है, सड़क पे गुंडाई नहीं कर सकता है, सड़क पे मोटरसाइकिल नहीं नचा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज किसी को चाकू नहीं मारा जा रहा है, न तलवार निकाली जा रही है। किस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई आप? आज उत्तर प्रदेश का गुंडा, आज उत्तर प्रदेश का गुंडा जो है कि जान बचा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के गुंडे जान बचा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से त्राही त्राही मचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है, बसपा
बसपा सपा के ये कोई कुशासन को सपनों- हटाने के सपनों का लिए योगी उत्तर जी को प्रदेश है मुख्यमंत्री इनके। बनाया गया। दोबारा भी उत्तर चलिए, प्रदेश की ठीक है, जनता धन्यवाद, जिताएगी। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आप आपके चैनल का, दर्शकों का। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मित्रों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आखिरी में राम हृदय राम जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक उत्तर प्रदेश की बात कही है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सिर्फ सपनों का ही उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जिन बातों को उन्होंने कहा शायद कहीं ना कहीं वो इस वक्त जमीन पर तो नहीं है, क्योंकि जिन जिन बातों को वो गिना डाले हैं वो शायद सपनों में ही आती है। और हम और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इसी तरह का होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश इस तरह का कब होगा ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस वक्त जातियों के जरिए वोट बैंक अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास चल रहा है, और इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी है। लड़ाई कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये सम्मेलन कितने कारगर होंगे, ये देखना अहम है। आज की डिबेट में इतना ही। हमें